Hello students, today we'll start another topic, that is element or component of staffing. So staffing is basically including recruitment, selection and training. Staffing के element में तीन चीज़ें आती हैं, that is recruitment, selection and training. इन तीनों को चीज़ों को मिलाने के बाद ही staffing बन पाता है, प्रॉपर तरीके से staffing पॉसिबल हो पाती है. So what is recruitment? So recruitment means inducing and attracting more and more candidate to apply for the job position. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस करना, उन्हें अट्रैक्ट करना है कि वो मैक्सिमम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब पोजीशन के लिए. सो इन जनरल वर्ड रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर अ कैंडिडेट. तो जनरल वर्ड में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट की सर्च करना हु कैन परफॉर्म द वैकेंट रोल्स, जो कि वैकेंट रोल को परफॉर्म कर सकता है यानी उस जॉब पोजीशन पर फिट बैठ सकता है. एंड आल्सो इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड, और उन्हें इंड्यूस करना, उनसे कहना कि आप अप्लाई करिए उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग. रिक्रूटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टाफिंग का. एंड द एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट इज गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और रिसीविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. जो एंड रिजल्ट जो होता है रिक्रूटमेंट का, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लोगों इन कैंडिडेट्स की इकट्ठी हो जाती हैं. उसे मैनेजर को एक फ़ायदा मिलता है दैट ही कैन चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हु कैन फिट द प्रोफाइल. मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडिडेट की सर्च करता है मैनेजर ताकि वो पर्टिकुलर प्रोफाइल में फिट बैठ जाए. तो इसलिए एंड रिजल्ट यही होता है कि मैक्सिमम एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, वो भी लार्ज अमाउंट में. एंड देयर आर टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं. दो सोर्सेज से जो है ना रिक्रूटमेंट पॉसिबल हो पाता है. फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करा जाता है, डिफरेंट पोजीशन पर उन्हें प्लेस करा जाता है. एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में व्हेन द आउटसाइडर इज अलाउड टू एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब आउटसाइडर को हम अलाउ करते हैं, उसको एक तरह से उसकी एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है. अंडर दिस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशन इज फिल्ड बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बुलाया जाता है, उन्हें इंड्यूस करा जाता है. ठीक है. सो बाय इंड्यूसिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो को इंड्यूस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आप अप्लाई करिए और उनसे एप्लीकेशन रिसीव करी जाती है. एंड इन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नो आउटसाइडर्स आर अलाउड. कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में. एंड इट इज़ वेरी मच पॉपुलर. अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. वाई इट इज़ वेरी सो मच पॉपुलर. इतना पॉपुलर क्यों है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? फर्स्ट इज़ इकोनॉमिकल. बहुत इकोनॉमिकल होता है, पैसे नहीं खर्च होते हैं, क्योंकि इंटरनली जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं कैंडिडेट्स को हायर करा जाता है. कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है और पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है. इंटरनल सोर्स से आसानी से रिक्रूटमेंट हो जाता है. सेकंड इज़ मोटिवेशन, यानी जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप में कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ शोइंग ट्रस्ट ऑन देम. ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट दिखा रही है, भरोसा दिखा रही है और उन्हें हायर जॉब पोजीशन पर लेके जा रही है और उन्हें सेलेक्ट कर रही है. एंड थर्ड इज़ लेस अमाउंट स्पेंड. बहुत कम अमाउंट स्पेंड होता है, बिकॉज जब भी आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से किसी को हायर करेंगे तो उसे ट्रेनिंग देंगे और पूरा प्रोसीजर, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है. लेकिन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, इतनी पैसा बच जाएगा. आल्सो लेस टर्नओवर. टर्नओवर बहुत कम होता है क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्किंग एटमॉस्फेयर को जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को जानते हैं, इसलिए वो छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं तो हो सकता है वो वर्किंग एटमॉस्फेयर को ना समझ पाए और जॉब छोड़कर चला जाए. एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है प्रमोशन के द्वारा. जैसे जैसे हम प्रमोशन करते हैं
एग्जिस्टिंग कैंडिडेट को प्रमोट करते हैं हायर जॉब पोजीशन पर, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। नेक्स्ट, थ्रू ट्रांसफ़र। अब कैसे करते हैं देखिए, ट्रांसफ़र के द्वारा जब ट्रांसफ़र करा जाता है किसी भी एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह, सो वो सीख पाता है कि उसे एक तरह से ट्रेनिंग मिल जाती है कि एक डिपार्टमेंट में उसने काम तो सीखा, अब उसको ट्रांसफ़र करा जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे भी वो काम सीख रहा है। तो जॉब रोटेशन के बारे में वो सीख पाता है, नई नई चीज़ें सीख पाता है, और इससे शिफ्टिंग के बारे में भी समझ पाता है, उसकी परफॉर्मेंस में सुधार होता है। नाउ ड्रॉबैक्स, ये तो मैंने बेनिफिट्स बताए, अब ड्रॉबैक देखिए। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में थोड़े ड्रॉबैक है। फर्स्ट इज नो फ्रेश टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता है और नए नए आइडियाज़ नहीं आ पाते। सब पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारी व्यूज़ पहले से ही शेयर कर रखे होते हैं उन्होंने, तो नए आइडियाज़ और न्यू फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता है ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से। नेक्स्ट इज लिमिटेड चॉइस, और ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड चॉइस होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से उन्हें चूज़ करना है, तो ज़्यादा चॉइस नहीं होती। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, उनमें से जो अच्छा है, फ्रेश टैलेंट है, उसको हायर करा जाता है। लेकिन इंटरनल सोर्स में लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सूटेबल नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा देयर इज़ फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। कई बार जब हम बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करते हैं, एक कैंडिडेट को दूसरे जॉब पोजीशन पर भेजते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। वो एक डिपार्टमेंट में काम करके आया, वहाँ उसने उस डिपार्टमेंट को समझा, अपनी एनर्जी वेस्ट करी, सारे वर्क एटमॉस्फेयर को समझा, उसे फिर दोबारा ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ जाके वो अपनी एनर्जी और टाइम फिर स्पेंड करेगा, वहाँ समझेगा, और बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। इससे एनर्जी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अब अंडर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें दो मेथड अप्लाई होते हैं, ठीक है। टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट्स आर कंडक्टेड, दैट इज ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में दो मेथड आते हैं, एक आता है ट्रांसफ़र, दूसरा आता है प्रमोशन। सो व्हाट इज ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र इज बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू अनदर जॉब पोजिशन, ठीक है। एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर शिफ्ट करना, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पर, मगर सेम जिस अथॉरिटी को पहले एंजॉय कर रहा था उसी अथॉरिटी और उसी लेवल पर उसे ट्रांसफ़र करा जाता है। इसमें उसकी रैंक को रेज नहीं करा जाता, रैंक राइज नहीं होती, रैंक वैसी रहती है सेम। जैसे वो क्लैरिकल जॉब में पहले था, तो दूसरे डिपार्टमेंट में अगर उसे शिफ्ट कराए तो वो भी क्लैरिकल जॉब में ही काम करेगा। आल्सो देयर इज़ नो राइज इन द कंपनसेशन लेवल, कंपनसेशन लेवल में भी कोई राइज नहीं होता। जो सैलरी पहले मिल रही थी वही सैलरी अब मिलेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले निभा रहा था वही रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे डिपार्टमेंट में निभाएगा। जो प्रेस्टीज पहले थी वही प्रेस्टीज उसी में दूसरे डिपार्टमेंट में होगी। बस ओनली डिफरेंस क्या है इसमें कि भाई उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे वो एक प्लेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्लैरिकल जॉब कर रहा था, अब उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लैरिकल जॉब पर भेज दिया जाएगा। प्लेस चेंज हुई, लेकिन ना तो रैंक चेंज हुई, ना सैलरी चेंज हुई, ना अथॉरिटी चेंज हुई, ना कंपनसेशन लेवल चेंज हुआ इसमें। दिस इज ट्रांसफ़र एंड ना प्रमोशन। प्रमोशन इज बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ वन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू अनदर जॉब पोजिशन विद द हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी पर एक तरह से उसे शिफ्ट करना, एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर, लेकिन हायर अथॉरिटी पर। जब हायर अथॉरिटी की हम बात करते हैं, देयर इज़ रेज इन द कंपनसेशन लेवल। कंपनसेशन लेवल राइज होता है, उसकी सैलरी बढ़ती है, रैंक बढ़ती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी प्रेस्टीज बढ़ती है, उसकी अथॉरिटी बढ़ती है। इवन प्लेस ऑफ वर्किंग सेम रहता है, लेकिन जो लेबल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उस पर हायर अथॉरिटी आ जाती है, दैट इज़ प्रमोशन। Now the external source of recruitment. So when the candidate from outside the organization are induced or invited for the vacant job position, then this type of recruitment is called external source of recruitment. जब हम बाहर से किसी कैंडिडेट को बुलाते हैं, उसे इंड्यूस करते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर अप्लाई करें, इस तरह के रिक्रूटमेंट को हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं।
So when candidate from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then this type of recruitment is called external source of recruitment. In other words, when the organization meet its manpower from outside, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट आउटसाइड से ले रही है, आउटसाइड से गेट कर रही है, इस तरह के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं. सो व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशन और वैकेंट, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्यों करा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब पोजीशंस वैकेंट हैं और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से वो वैकेंट जॉब पोजीशन फिलअप नहीं हो सकती, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर जाया जाता है. इसके एडवांटेजेस क्या हैं देखिए. फर्स्ट एडवांटेज, फ्रेश टैलेंट. सो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सो मैनी कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास फ्रेश टैलेंट आता है. जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो कई जगह से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़कर आए हैं, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़कर आए हैं, और वो बहुत फ्रेश टैलेंट है उनके अंदर. वाइडर चॉइस, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वी गेट वाइडर चॉइस. बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइसेस मिल जाती हैं क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं. उन एप्लीकेशंस में जो कैंडिडेट फिट बैठ रहे हैं जॉब पर उनको सेलेक्ट करा जाता है, तो वाइडर चॉइस, काफ़ी सारी चॉइसेस मिल जाती हैं. थर्ड इज़ क्वालिफाइड पर्सनल्स. तो क्वालिफाइड पर्सनल्स को हायर करा जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में. एप्लीकेशंस उन्हीं लोगों की एक्सेप्ट करी जाती हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पर फिट बैठ रहे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशंस उस प्रोफाइल पर फिट बैठ रही हैं. नेक्स्ट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कर आए होते हैं. टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी अपडेशन होती है उनको. एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी उनके अंदर आती है. जैसे कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो न्यू कैंडिडेट से कॉम्पीट करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा होती है और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. नेक्स्ट इज़ डीमेरिट. अब डीमेरिट देखेंगे. एडवांटेजेस के बाद अब डीमेरिट देखेंगे. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की डीमेरिट्स क्या हैं. फर्स्ट इज़ मोरल फॉल्स. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल गिर जाता है. उन्हें ये लगता है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट शोइंग ट्रस्ट ऑन देम, भरोसा नहीं दिखा रही है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसीलिए उनको हायर नहीं करा गया है और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से लोगों को हायर करा जा रहा है. तो मोरल कम होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का. मोर चांस ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जितने भी आउटसाइडर्स आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को सबसे पहले एडजस्ट करते हैं. अगर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो एडजस्टमेंट इशू आता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं. इसका मतलब ज़्यादा टर्नओवर के चांसेस रहते हैं और जो पुराना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है वो नहीं जाएगा, नया जा सकता है. एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये वाला एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और बहुत पैसे खर्च होते हैं बिकॉज देयर इज़ अ हैवी बर्डन ऑन एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, वेबसाइट पर, और बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट एजेंसीज़ होती हैं, इनसे अपने आप को लिंक करना पड़ता है, तो पैसे बहुत खर्च होते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं हैवी बर्डन ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सो एक्सपेंसिव. नेक्स्ट इज लेंदी प्रोसेस. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत लेंदी प्रोसेस है. इसमें सबसे पहले एप्लीकेशंस को इनवाइट करा जाता है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट फिट बैठ रहे हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है. फिर इसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं और रिटन टेस्ट होता है. तो बहुत लेंदी प्रोसेस है इसमें.